हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश के बारे में। ठीक है, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने तुगलक वंश तक की चीजें को जितनी भी चीजें थी उसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो कल के वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो सैयद वंश के बारे में रहेगा। ठीक है, तो सैयद वंश के बारे में हम देखेंगे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे लिखा देख रहे हैं। ठीक है, तो सैयद वंश में सबसे पहले जिसकी हम बात करेंगे वो है खिज़ खां। ठीक है, कौन है? खिज़ खां है। लेकिन इसके पहले हम बात कर लेते हैं, खिज़ खां के पहले हम बात कर लेते हैं जो तुगलक वंश का एक बैकग्राउंड था। ठीक है, जिसके बाद इस वंश की शुरुआत हुई, तो उसके बारे में हम थोड़ी बहुत चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, जो सैयद वंश है, ठीक है, जो सैयद वंश है, इसका जो शासन काल है, सैयद वंश पूरा का पूरा इनका शासन काल देखें तो ये 1414 से लेकर के 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक है। ठीक है, टोटल इनका शासन काल 1414 से लेकर के 1451 के बीच में माना जाता है। ठीक है, जो खिज़ खां थे, ठीक है, जो खिज़ खां थे, ये सैयद वंश के संस्थापक थे। कौन थे? सैयद वंश के संस्थापक थे। ठीक, अगर पूछा जाए सैयद वंश का संस्थापक कौन था तो आप लोग याद रखेंगे खिज़ खां थे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो अगर हम कहें तो जो सैयद वंश के संस्थापक थे, ठीक है, ये अपने आप को बोलते थे कि ये मोहम्मद पैगंबर, ठीक है, मोहम्मद पैगंबर साहब के क्या हैं? वंशज हैं। तो ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन ये लोग कहते थे कि हम क्या हैं? सैयद वंश के लोग, हम लोग क्या हैं? हम लोग मोहम्मद साहब के वंशज हैं। ठीक है, लेकिन क्या अभी बताएं आपको हम कि ये प्रमाणित नहीं हुआ है। ठीक, तो ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, कोई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे कि ये अपने आप को मुहम्मद साहब का वंशज कहते थे, वंशज कहते थे। ठीक है, दूसरी चीज, जब हम देखेंगे सैयद वंश ना, तो दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश जो है यही एकमात्र ऐसा है कि जो सिया वंश है। ठीक, क्योंकि जब आपको हम स्टार्टिंग में मिडवल हिस्ट्री स्टार्ट किए थे तभी हम आप लोगों को बताए थे कि जब मोहम्मद साहब का मृत्यु हो जाता है तो जो इस्लाम धर्म है वो दो संप्रदायों में बढ़ जाता है, जिसमें से एक संप्रदाय होता है सिया वंश और दूसरा होता है सुन्नी वंश। ठीक है, सिया और सुन्नी वंश होता है। तो उसमें से सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र जो कह सकते हैं, एकमात्र जो सिया वंश था वो सैयद वंश था। ठीक है, यानी कि ये कैसे वंश थे? ये सिया वंश थे। ठीक, और अगर पूछा जाए इसके बाद अगर सुन्नी वंश पूछा जाए तो इसके पहले जितने भी वंश हम लोगों ने पढ़े थे सबके सब क्या थे? सुन्नी वंश थे। ठीक है, अब देखिए, आप लोगों को हम बताए थे कि क्या होता है, 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण होता है। ठीक है, 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण होता है, और उस आक्रमण में जो खिज़ खां होता है वो तैमूर लंग की सहायता करता है। ये पॉइंट नोट डाउन करिए, तैमूर के आक्रमण शासन काल का आप लोग समय सॉरी आक्रमण का समय लिख लेंगे 1398 में, 1398 में। ठीक है, में खिज़ खां ने उसकी मदद की, मदद की। ठीक है, मदद की, जिसके कारण तैमूर ने खिज़ खां को चार जगहों का सॉरी 3 जगहों का कह सकते हैं कि दीवानी दे दिया था। खिज़ खां को एक तो दिया था मुल्तान का, ठीक है,
मुल्तान, दूसरा था लाहौर, और इसके बाद जो तीसरा था वो था दीवालपुर। ठीक है, दीवालपुर का सूबेदार बना दिया, सूबेदार बना दिया। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए। बाद में क्या होता है कि जब खिज खां, जब ये चले जाते हैं, ठीक है, जब ये तैमूर चले जाते हैं, तो तैमूर के चले जाने के बाद जो कह सकते हैं कि खिज खां था, वो ये कहने लगता है कि मैं उनका देखिए तैमूर का एक पुत्र था जिसका नाम था शाहरुख। ठीक है, जिसका क्या नाम था, शाहरुख नाम था। तो शाहरुख मतलब उसके खिज खां का कहना था कि मैं शाहरुख के कहने के अनुसार ही भारत पर क्या कर रहा हूँ, शासन कर रहा हूँ। तो जब तुगलक वंश का समाप्ति होने लगता है, तुगलक वंश का समाप्ति होने लगता है, तो खिज खां क्या करता है, खिज खां सैयद वंश की स्थापना करता है। ठीक है, सैयद वंश की स्थापना करता है। ठीक, और ये क्या करता है कि जो सैयद वंश के संस्थापक होते हैं खिज खां, ठीक है, खिज खां कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता, बल्कि क्या उपाधि धारण करता है, वो रैयते आला की उपाधि धारण करता है। खिज खां रैयत ए आला, रैयत ए आला की उपाधि धारण करता है, की उपाधि धारण करता है। ये सुल्तान क्यों नहीं खुद को कहता है, क्योंकि इसका मानना था कि हम शाहरुख के प्रतिनिधित्व के रूप में थे, इसीलिए ये कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है। ठीक है, और खिज खां की मृत्यु हो जाती है। खिज खां की मृत्यु कब होती है, तो इसकी मृत्यु होती है 20 मई 1421 में। 20 मई 1421 में मृत्यु हो जाती है खिज खां की। जब खिज खां की मृत्यु हो जाती है तो फिर कौन गद्दी पर बैठता है, इसकी मृत्यु के बाद एक कह सकते हैं खिज खां का पुत्र रहता है। ठीक है, खिज खां का पुत्र रहता है मुबारक शाह। ठीक है, ये देखिए सीक्वेंस में लिखा गया है, खिज खां का पुत्र रहता है मुबारक शाह। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मुबारक शाह के बारे में। हेडिंग आप लोग डाल सकते हैं मुबारक शाह। तो मुबारक शाह का शासनकाल कब से कब तक है, इसका शासनकाल चलता है 1421 से लेकर के 1434 ईस्वी तक। ठीक है, 1421 से लेकर के 1434 ईस्वी तक यह पुत्र रहता है किसका, खिज खां का। ठीक है, ये क्या रहता है, खिज खां का पुत्र रहता है, खिज खां का पुत्र रहता है मुबारक शाह। ठीक है, और इसने क्या किया, इसने ही सबसे पहले सैयद वंश में सुल्तान की उपाधि धारण की। ठीक है, इसने सैयद वंश में क्या किया, सुल्तान की उपाधि धारण किया, और यह सैयद वंश का सबसे महान शासक था, सैयद वंश का सबसे महान शासक था। ठीक है, इसके समय में अनेक विद्रोह हुए जिसके के कारण ये बहुत ज्यादा कह सकते हैं सामना भी इसको करना पड़ा। ठीक है, बहुत सारे इसने विद्रोहों का सामना किया, और इसने अपने नाम के खुतवे भी पढ़वाए। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करेंगे, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, पढ़वाया तथा तथा नए सिक्के भी चलवाए, नए सिक्के भी चलवाए। ठीक है, नए सिक्के भी चलवाए, खुतबा भी पढ़वाया और क्या किया, नए सिक्के भी चलवाए। ठीक है, और इसने क्या किया था, इसने एक कह सकते हैं नया नगर बसाया, एक नया नगर बसाया जिसको कहते हैं मुबारकाबाद। ठीक है, क्या बोलते हैं, मुबारकबाद या मुबारकाबाद भी मिलेगा, मुबारकबाद नामक नए शहर की स्थापना की, नए शहर की स्थापना की। ठीक है, तो ये मुबारकबाद कहाँ पड़ता है, ये मिलेगा आपको, ये आपको मिल जाएगा यमुना के तट पे। ठीक है, ये दिल्ली वाला एरिया जो टच करता हुआ है, ठीक है, वहां पे आपको ये मिल जाएगा यमुना के तट पे। ठीक,
इसके बाद इसके नाम के मतलब इसी से रिलेटेड, ठीक है, इसी के नाम पर या कह सकते हैं कि इसी के बारे में एक किताब लिखी गई जिसका नाम था तारिक ए मुबारक शाही। मुबारक शाही, ठीक है। ये पुस्तक लिखी गई और इस पुस्तक के जो लेखक थे वो लेखक का क्या नाम था? उनका नाम था याहिबा याहिबा बिन सरहिंदी। बिन सरहिंदी, ठीक है। कहीं कहीं आपको ये नाम याहिबा ना मिल करके याहिया मिलता है, ठीक है। क्या मिलेगा? याहिया। यहाँ पे या हम इसको कर लेते हैं, ठीक। तो इसने क्या किया, इसने मुबारक शाह के नाम पे एक किताब लिखी जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं तारिक ए मुबारक शाही। तो अगर पूछा जाए इसमें कि किसका इसमें वर्णन है, तो आप लोग याद रखेंगे मुबारक शाह के कार्यों का वर्णन है, ठीक है। मुबारक शाह के कार्यों का वर्णन किस पुस्तक में है? तो तारिक ए मुबारक शाही है। अगर आप नाम से देखें तो नाम से भी ये मैच करता है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है याहिया बिन सरहिंदी, ठीक है। इसको इन्होंने संरक्षण दे रखा था, मुबारक शाह ने याहिया बिन सरहिंदी को संरक्षण दे रखा था। इसीलिए क्या हुआ कि ये एक तरीके से इनके नाम से एक किताब लिखा, ठीक है। बाद में धीरे धीरे जब इनका शासनकाल चलता है तो मुबारक शाह से बहुत लोग असंतुष्ट हो जाते हैं। बाद में इनकी हत्या कर दी जाती है मुबारक शाह की, ठीक है। मुबारक शाह की हत्या कर दी जाती है और इनकी जो हत्या होती है, इनकी हत्या होती है, आप लोग समय लिखेंगे 19 फरवरी 1434 ईस्वी में, ठीक है। 19 फरवरी 1434 ईस्वी में क्या होता है कि मुबारक शाह की हत्या कर दी जाती है, ठीक। अब मुबारक शाह की हत्या करने के बाद क्या होता है, ठीक है। मुबारक शाह की हत्या करने के बाद क्या होता है, जो कह सकते हैं कि मुबारक शाह के एक तरीके से दत्तक पुत्र थे, ठीक है। मुबारक शाह के एक दत्तक पुत्र थे जिसका नाम था मोहम्मद शाह, ठीक है। स्लाइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे मुबारक शाह के बाद एक उनका दत्तक पुत्र आएगा। दत्तक पुत्र आएगा तो दत्तक पुत्र कौन हो गया? मोहम्मद शाह हो गया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे मोहम्मद शाह के बारे में। मोहम्मद शाह, ठीक है। देखिए ये जो सैयद वंश है ना, इसके बारे में बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते हैं। सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ख्रिज खां, ठीक है। सिर्फ यही एक क्वेश्चन बनता है। लेकिन आप लोग को थोड़ी बहुत चीजें नॉलेज रखना जरूरी है। तो मोहम्मद शाह के बाद कौन आएगा? मुबारक शाह आएगा और मुबारक शाह का ये क्या होता है? मुबारक शाह का पुत्र होता है मोहम्मद शाह, ठीक है। मोहम्मद शाह ये एकदम अयोग्य शासक था, ठीक है। कैसा शासक था? अयोग्य शासक था। ये बिल्कुल भी अच्छा शासक नहीं था। जिन लोगों के षड्यंत्र से मुबारक शाह की हत्या हुई थी, उस षड्यंत्र में मोहम्मद शाह भी शामिल था, ठीक है। उसने क्या करवाया था? उसने ही इनकी कह सकते हैं कि मुबारक शाह की हत्या करवाई थी, ठीक है। मुबारक शाह की हत्या होने के बाद मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठता है, ठीक है। और इसके बाद कह सकते हैं कि जो मोहम्मद शाह था, ठीक, इसने भी आगे चल करके लोधी वंश, जो बहलोल लोधी होते हैं, उनका सहयोग लेता है, ठीक है। देखिए अब हम फिर से मोहम्मद शाह को देखते हैं। जो मोहम्मद शाह थे ये अयोग्य शासक थे, ठीक है। मोहम्मद शाह ने मुबारक शाह की हत्या करवाई थी और उस हत्या में जो शामिल था, ठीक है, उस हत्या में जो शामिल था, जिसकी वजह से कह सकते हैं जो उस षड्यंत्र का प्रमुख था, उसका नाम था सरवरू मुल्क, ठीक है। सरवरू मुल्क, इसने ही मुबारक शाह की हत्या की और मुबारक शाह की हत्या करने के बाद जब मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाया तो वो उनका क्या बन गया? वजीर बन गया, ठीक है। वजीर बन गया। और जो वास्तविक नियंत्रण होता है, जो वास्तविक नियंत्रण होता है वो किसके हाथ में होता है? वो होता है सरवरू मुल्क के हाथ में, ठीक है। इसके हाथ में क्या होता है? वास्तविक नियंत्रण होता है। मोहम्मद शाह इससे परेशान हो जाता है। बाद में क्या होता है
कि कई लोगों की सहायता से इसकी हत्या करवा दी जाती है। ठीक है, यानी कि जो इसके वजीर होते हैं, वजीर की हत्या करवा दी जाती है। और जो कह सकते हैं कि लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी, उन्होंने मुबारक शाह की सहायता की थी। ठीक है, मुबारक शाह की सहायता की थी। क्या पता चलता है कि इब्राहिम जो थे, इब्राहिम सरकी, ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे। इब्राहिम सरकी, इब्राहिम सरकी तथा मालवा के महमूद के साथ युद्ध में, के साथ युद्ध में बहलोल ने, बहलोल बहलोल ने मुहम्मद शाह की, मुहम्मद शाह की सहायता की, सहायता की, जिसके कारण क्या होता है कि मुहम्मद शाह बहलोल को अपना पुत्र मानने लगते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट हम लोग नोट डाउन करेंगे, जिसके कारण बहलोल को, बहलोल को मुहम्मद शाह, मुहम्मद शाह अपना पुत्र मानते हैं, अपना पुत्र मानते हैं। ठीक है, अब देखिए पुत्र मानने का इसका बहुत बड़ा फायदा होगा आगे चल करके। आगे चल करके क्या होता है कि जब और भी वंश आगे आएंगे, ठीक है, तो उनकी मृत्यु के बाद बहलोल ही राजा बनता है। ठीक है, और जब देखिए अपना पुत्र मानेंगे तो इनको बहलोल को सिंध का सूबेदारी भी दे देते हैं। क्या करते हैं, सिंध का सूबेदार इसको बना देते हैं बहलोल को। ठीक, तो बहलोल क्या हो गया, सिंध का सूबेदार हो गया। ठीक है, और इसी बीच क्या हो जाता है, इसी बीच 1445 ईस्वी में, 1445 ईस्वी में मुहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। मुहम्मद शाह की, मुहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मुहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। और मुहम्मद शाह की मृत्यु के बाद कह सकते हैं कि जो एक राजा बना, एक नया जो राजा बना, उसका नाम था अलाउद्दीन, अलाउद्दीन आदिल शाह। ठीक है, अलाउद्दीन आदिल शाह, ये नया राजा बनता है और इसका शासनकाल जो होता है ये चलता है 1445 ईस्वी से 1451 ईस्वी के बीच। ठीक है, ये चलता है अलाउद्दीन आदिल शाह का शासनकाल। ठीक है, अलाउद्दीन आदिल शाह जो होता है ये होता है मुहम्मद शाह का पुत्र। ठीक है, मुहम्मद शाह का पुत्र होता है, लेकिन ये भी बहुत अच्छे से शासन नहीं कर पाता है। ये भी क्या होता है, अयोग्य शासक होता है, अयोग्य शासक होता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाता है। ठीक है, और इसका जो फायदा उठाने का काम करता है वो किसको मिलता है, वो मिलता है बहलोल लोदी को। ठीक है, तो बहलोल लोदी क्या करते हैं बाद में, यानी कि जब अलाउद्दीन आदिल शाह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, अलाउद्दीन आदिल शाह की मृत्यु हो जाती है, तो अलाउद्दीन आदिल शाह की मृत्यु के बाद क्या होता है कि बहलोल लोदी लोदी वंश का स्थापना करता है। लेकिन अलाउद्दीन आदिल शाह की मृत्यु कैसे होती है, तो जो अलाउद्दीन आदिल शाह थे इनका एक वजीर था। ठीक है, इनका एक वजीर था जिसका नाम था, वजीर का नाम था हमीद खां। क्या नाम था, हमीद खां। तो हमीद खां से इनका क्या हो जाता है, हमीद खां से इनका मतभेद हो जाता है, मतभेद हो जाता है, जिसकी वजह से ये अपना कह सकते हैं कि शासन वहां से छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं। वो बदायूं चले जाते हैं और वहां पे वो रहने लगते हैं। बाद में उनकी यहाँ पे क्या हो जाती है, बदायूं में मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद बहलोल को क्या मिल जाता है, बहलोल को शासन मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि अलाउद्दीन आदिल शाह की मृत्यु हो गई और मुहम्मद शाह की भी मृत्यु हो चुकी रहती है। उसके पहले ही क्या होता है कि बहलोल लोदी को वो अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिए होते हैं।
ठीक है, अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिए होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो बहलोल लोदी होते हैं उनको शासनकाल मिल जाता है। तो अलाउद्दीन जो होंगे वो आखिरी शासक होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट डाउन करेंगे, अंतिम शासक। ठीक है, अंतिम शासक, ये सैयद वंश के अंतिम शासक थे। और इसके बाद अंतिम शासक थे और इसके बाद जो वंश आएगा वो आएगा लोदी वंश। ठीक है, लोदी वंश। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो बहलोल लोदी थे वो धीरे धीरे सैयद वंश के बीच में सहायता करने की वजह से वो बीच में घुसते गए, और लास्ट में क्या होता है कि पूरी की पूरी सत्ता लोदी वंश के हाथों में चली आती है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो था वो हमारा पूरा सैयद वंश के था, सैयद वंश के बारे में था। ठीक है, मोहम्मद शाह के बाद हम बताएं कि अलाउद्दीन आलम शाह क्या होता है, ये राजा बनता है। ठीक है, तो गाइज प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में आप वीडियो को शेयर भी कर लिया करिए। ठीक है, और प्ले स्टोर पे जा करके जो हमारा सत्यम क्लासेस के नाम से ऐप है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पर जितने भी हमारे यूट्यूब के क्लासेस चलते हैं उनके आप पीडीएफ वहां पे बिल्कुल फ्री विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का, ठीक है, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का वहां पे आपको पेड कोर्स मिल जाएगा, फोर्थ सेमेस्टर का पेड कोर्स मिल जाएगा। उस पेड कोर्स में अभी तक आपको मैथ और एसएसटी मिल रहा था, मैथ और एसएसटी मिल रहा था, लेकिन अब इस पेड कोर्स में आपको जो सेकंड पेपर है, ठीक है, जो आपके फोर्थ सेमेस्टर का सेकंड पेपर है वो भी वहां पे मिलने वाला है जल्दी। और साथ ही साथ साइंस और इंग्लिश, साइंस और इंग्लिश ये सारी चीजें आपको वहां पर मिलने वाली हैं। ठीक है, तो गाइज अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे लोदी वंश के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।